इस वक्त हुआ ये है कि अब से कुछ देर पहले अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया गया है। ईरान पर हमला हो गया है, जहां पर ईरान की तमाम तर अहम तरीन तंसीबात हैं, तमाम तर ईरान के टॉप की लीडरशिप जिस मकाम पर होती है, इस वक्त उस मकाम पर फाइटर जेट्स ने एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। और ये वही मकाम है जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर भी मौजूद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की सबसे बड़ी खबर इस वक्त इसराइल और अमेरिका का मिलकर ईरान पर 1 साल से भी कम अरसे में दूसरी बार हमला है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की जानकारी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। अमीर नसीरजादे की मौत की खबर है। इजरायली हमले में रक्षा मंत्री की मौत हुई है। रॉयटर्स ने जानकारी दी है। रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आप देखिए कैसे एक के बाद एक अब जानकारी सामने आती, हर बात उसकी मान रहे हैं, उसके हर मंसूबे का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। तो वहां पर अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो पाकिस्तान किस मुंह से जाहिर है कि अमेरिका की मजम्मत करेगा। अगर पाकिस्तान अमेरिका की मजम्मत करेगा तो जाहिर सी बात है आगे से डोनाल्ड ट्रंप फिर इनको भी आंखें दिखाएगा। तो अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत अजीब सिचुएशन है कि क्या वो ईरान के साथ खड़ा हो, उनके साथ यकजहती का इजहार करे, उन्हें सपोर्ट करे, या फिर वो अमेरिका की मजम्मत करे। तो अभी जो पहली स्टेटमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की सारा दिन गुजरने के बाद, तो उसमें तो उन्होंने एक फुसफुसी सी मजम्मत की है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम ईरान पर हमलों की मजम्मत करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि हम इजराइल या अमेरिका की मजम्मत करते हैं कि उन्होंने ईरान के ऊपर जो है ये अटैक क्यों किया है। और उसके बाद उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम जो ईरान की तरफ से बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो ये अड्डों पर हमले किए गए हैं उसकी भी हम शदीद मजम्मत करते हैं और उन ममालिक के साथ सॉलिडारिटी के लिए खड़े हैं, उनसे इज़हार यकजहती करते हैं। तो ये अब शहबाज शरीफ साहब की मजम्मत आई है। इसमें कोई नाम नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, अमेरिका, इजराइल वो क्या कर रहे हैं, क्यों उन्होंने अटैक किया, कोई उनको ऐसी बात याद नहीं है। ये जो कमीनापन हमें नजर आ रहा है ना, जिसमें हमारे अर्दली भी शामिल हैं और कुछ मुसलमान ममालिक भी, इसके पीछे एक वजह है और वो ये है कि अगर अमेरिका और इसराइल इस बार इस जंग में रजीम चेंज करने में नाकाम हो जाते हैं और ये जंग बगैर ईरान को खत्म किए खत्म हो जाती है, तो इसके बाद ईरान लाजमन एटमी हथियार बना लेगा। क्योंकि इस जंग से बड़ा क्या कर लेंगे बताएं, सिवाय इसके कि एटमी हमला कर दे इसराइल। इससे बड़ा और कुछ नहीं कर सकते वो। इसके बाद ईरान का डर खौफ खत्म हो जाएगा। वैसे भी उन्होंने डर और खौफ का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि अगर हमने एटमी हथियार बना लिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर ईरान को पता होगा यार सबसे बड़ी जंग तो कर चुके हैं, इससे बड़ा क्या करेंगे। फिर ईरान एटमी हथियार बनाएगा। इससे सबको डर लगता है, इंक्लूडिंग हमारे अर्दलियों के। तो अरब ममालिक भी नहीं चाहते ईरान बनाए हथियार, हमारे वाले भी नहीं चाहते कि ईरान बनाए हथियार। इसलिए अंदर खाने सब कमीनी कमीनी खुशी का मुजाहरा करेंगे अगर वहां रजीम चेंज हो जाता है। और हमें नजर आ रहा है कि इस टाइम दज्जाल के लश्कर में ये शामिल होकर उम्मत की तबाही में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं आज आपको ये पेशन गोई करता हूं, ये वीडियो शायद रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगी अगर दुनिया तब तक डिस्ट्रॉय ना होगी, और आने वाली नस्लें देखेंगी ये क्लिप अगर आपने काट के किसने लगा दिया। हम आज से 200-250 साल पहले के मीर जाफर और मीर सादिक को याद करते हैं। आने वाली दुनिया आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का नाम लिया करेगी। जो उम्मत की पीठ पे इन दोनों ने खंजर घोंपा है, ये उससे बड़ा खंजर है जो मीर जाफर और मीर सादिक ने घोंपा था। आने वाला वक्त मेरी इस बात को इंशाअल्लाह सच साबित करेगा। ये इतना बड़ा खंजर घोंपा गया है। ये तो मिनमिनाते हैं जाके, ये तो पर्चियां पढ़ते हैं जाके, ये तो कसीदा गो हैं। ये शहबाज शरीफ साहब जो डोनाल्ड ट्रंप को पिछली मुलाकातों में ये कह रहे थे कि आप तो सेवियर ऑफ द साउथ एशिया हैं, आपको तो सल्यूट करने को दिल करता है मेरा, आपने तो लाखों लोगों की जान बचा ली, आप तो हीरो हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। तो ये इस तरह सल्यूट मारने वाले और इतनी एहसास कमतरी का शिकार जो लीडर्स हैं, ये ही जाके अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेंगे आपके ख्याल से। ये नहीं मैं कह रही कि कोई किसी का गला पकड़ना होता है, लेकिन कम अज़ कम आप अपना मौक़िफ़ जो है वो बग़ैर लगी लिपटी के और बग़ैर किसी खौफ के और अपने मफादात और अपनी प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देते हैं। तो ये वहाँ पर जाकर क्या किसी की बात करेंगे। ये तो अपने हाथ जोड़ जोड़ के कर्ज़े माफ़ कराते हैं या कर्ज़ों को आगे लेके आते हैं और अपने हाथ जोड़ जोड़ कर कोशिश करते हैं कि कहीं ट्रंप हमसे नाराज़ ना हो जाए और नाराज़ होकर हम पे ये दबाव ना डाल दे कि इमरान खान को रिहा करवा लो। तो ये इस खौफ को डोनाल्ड ट्रंप ने भी खूब इस्तेमाल किया, उसे भी सारा डील करने की कोशिश करता है। इधर से भारत हमला कर देता है, आप क्या करेंगे। मैं आगे जो सूरत हाल देख रहा हूं
पाकिस्तान को फाइनली घेरा जा रहा है। आखिरी नंबर ईरान का नहीं है, जो इन जर्नलों को समझ नहीं आ रही। आखिरी नंबर पाकिस्तान का है। बड़ी टफ बात है, बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक ऐसे टर्मोइल की तरफ बढ़ रहा है कि जिसके नताइज क्या होंगे ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। घुस जाएंगे और हमला हो जाएगा। पाकिस्तान एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है। जब अफगान तालिबान की तरफ से अटैक पाकिस्तान पर अटैक हुआ, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रो इजराइल या प्रो इंडिया या फॉर दैट मैटर इस तरह की हुकूमत आती है तो उसके लिए पाकिस्तान और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएगा। देखें, इंडिया और इजराइल का टारगेट पाकिस्तान है, ये याद रखें। अमेरिकन डिप्लोमेसी, अमेरिकन सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। अमेरिका और इसराइल की नीयतों पे तवज्जो दो। ये आलम इस्लाम के लिए वार्निंग है और मेरा ख्याल है ये लास्ट वार्निंग है या सेकंड लास्ट पूरे आलम इस्लाम के लिए, याद रखना। मैं वैसे एक पाकिस्तानी जब सोचता हूं तो 909 किलोमीटर का जो बॉर्डर ईरान के साथ है वो क्या होगा। एक जंग हम दूसरी साइड पे 1600 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर अपने पठान भाइयों के साथ लड़ रहे हैं। और तीसरा ईस्टर्न जो बॉर्डर है वहां पे खानपुर के पास मिलिट्री इकट्ठी हो चुकी है। राफेल तैयारे भी ले गए हैं और मेरे आरएसएस के मेहरबान, बीजेपी के मेहरबान मुसलसल जो वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हवा में, कहते हैं जाके अफगान भाइयों को जाके उनकी मदद की जाए। ईरान की तरफ से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी, रेफ्यूजीज का एक फ्लड आएगा और महंगाई आसमान को छुएगी। अकॉर्डिंग टू द आपके सर्वे के मुताबिक इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी माहाना इनकम 8,000 रुपया है। वो कहां जाएंगे? हमें आज सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, क्या कि वो एक एक को टारगेट बना रहा है। पहले उसने पैलेस्टाइन को बनाया, उससे पहले देखिए तो यमन को बनाया, शाम को बनाया, सीरिया को बनाया, फिर अब ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। और इसराइल ने भी ये कह रखा है कि ईरान के बाद हमारा जो टारगेट मेन प्रायोरिटी पे है वो पाकिस्तान। ये सारी चीजें जा रही है थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ। तो मैं कहूँगा कि OIC ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक और यूरोपियन ब्लॉक, अमेरिका को, सलामती कौंसिल को, सबको अनबायस्ड होकर इस केस को देखना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में हमें कुदरती एक ज़बरदस्त किस्म का मौका है कि ये जो OIC है, ये जो इस्लामिक उम्मा है, ये जो मुल्क हैं हमारे इर्द गिर्द और भी जगह जिधर भी हैं वो, ये अगर एक दफ़े इकट्ठा हो जाएं और हो सकते हैं, ये एक इतना बड़ा ज़बरदस्त शील्ड हो सकता है। ये मेरे ख्याल में अगर हम ये ना करें तो अकेले बट के हमारे दुश्मन हमें ख़त्म कर सकते हैं। और बटना जो है, डिवाइड होना जो है, जो हम हो गए हैं सैडली आजकल जो हो रहा है, आप देख सकते हैं कि हम बट गए हैं। ये पूरा जंग इसलिए हो रहा है कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। मगर आप मत समझिए कि ये जो हम इनके ईरान के जो दुश्मन हैं तो हमारे भी दुश्मन हैं। आप मत समझिए 2 मिनट के लिए कि ये बाज आ जाएंगे। ये उनको पता है कि अगर इन्होंने इस वक्त का ये एडवांटेज जो है इस्तेमाल नहीं किया, एक सुपर पावर उनके साथ खड़ी हुई है, तो फिर ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। इजराइल के ऊपर तो मेरे ख्याल में रीना कोई अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लॉ अप्लाई ही नहीं करता। उन्होंने तो पिछले 2.5 साल से जो एक एक्टिव जेनोसाइड, ऑनगोइंग जेनोसाइड है वो जो चल रही है, तो उससे साफ नजर आ गया कि ना सिर्फ ये कि दुनिया उसको रोकना नहीं चाहती बल्कि उनके साथ है। जिस तरह आज अमेरिका ने उनका साथ दिया है। हमारे लिए जो मसला है, एक तरफ हम अफगानिस्तान के साथ एंगेज्ड हैं, दूसरी तरफ हमारा बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ है, तीसरी तरफ अगर ईरान के उधर कोई ऐसी चीज होती है, कोई डिस्टेबलाइजेशन होती है या कोई कल को फोर्सफुल रिजीम चेंज भी हो जाए, तो इसका मतलब है कि वहां पर एक प्रो इजराइल गवर्नमेंट आकर बैठ जाती है, प्रो इजराइल रिजीम। वो इंडिया और इजराइल का जो नेक्सस है, देखिए ये जो मोदी का अभी का टूर था जो इजराइल का लीना, वो आप किसी खाम ख्याली में ना रहें। उसे बिल्कुल पता था कि ईरान पर हमला भी होने वाला है, टाइमिंग और एक ऑनगोइंग जेनोसाइड भी चल रही थी। उसके बावजूद वो जो उधर गया है, पहले भी इजराइल इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक मैसेजिंग थी और ये मैसेजिंग ईरान और पाकिस्तान के हवाले से भी थी
बेसिकली जो बलूचिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन बीएलए के थ्रू जो की जा रही है उसके अंदर इंडिया का हाथ तो है, लेकिन अगर आप देखें कि जो वो मेमोरी और इसके अंदर जब इन्होंने जो सेपरेटिस्ट ने जो लिखे हैं, किस तरह की बातें लिखी हैं जो बलूच सेपरेटिस्ट हमारे, वो बेसिकली बात ही इजरायली प्लान्स की कर रहे हैं और जो इंडियन प्लान्स की कर रहे हैं, यानी कि ईरान की वॉल्कनाइजेशन और पाकिस्तान के जो है वो खुदा न खास्ता इस तरह की चीज। तो खैर ऑब्वियसली ये आसान तो बिल्कुल नहीं है और ये ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन अजाइम की मैं बात करें कि इंडिया इजराइल की जो नेक्सस है उनके अजाइम क्या हैं, वो ईरान के ऊपर आकर वो पाकिस्तान को भी उसके थ्रू डिस्टेबलाइज करेंगे। तो ये पूरे के पूरे मैं कहूंगी कि वेस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, मिडिल ईस्टर्न रीजन हो, गल्फ कंट्रीज, ये पूरा का पूरा खिता इस एक जंग जो है अगर ये देर तक चली तो ये इसको डिस्टेबलाइज करेगी और ये बड़े खतरनाक इसके लिए नताइज होंगे अलीना दुनिया के लिए। एब्सोल्युटली यही तशवीश है। ये सिलसिला क्या रिजीम चेंज के बाद ही हम एक्सपेक्ट करें रुकेगा, या आप समझते हैं कि मुमालिक हैं खित्ते के वो अंदर इसमें आकर कोई हल निकाल सकते हैं? ऑल्सो क्या ये खतरा अभी इमिनेंट है कि ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाए, या आपको लगता है ये आइसोलेटेड रहेगी? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात यह है कि ये जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से हमला किया गया है, वही बात जो मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे कि ये रातों रात कोई अचानक से नहीं हुआ, ये एक कंटिन्यूस बिल्डअप था। आपको याद है हमने इसी प्रोग्राम में 14 जनवरी को डिस्कस किया था, क्योंकि उस दिन ये शायद लग रहा था कि अमेरिका आज या कल में अटैक कर देगा ईरान के ऊपर। उस टाइम भी मैंने कहा था कि अभी फ़िलहाल अटैक नहीं होगा। उसकी वजह ये थी कि इसराइल इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था इसराइल का, क्योंकि उसको अपना जो डिफेंस ख़ासतौर पर जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के हैं उसका डिफेंस का जो जून की लड़ाई थी उसमें उनको कुछ ये नज़र आया कि शायद हमारा मुकम्मल तौर पे डिफेंस सिस्टम जो है वो कामयाब नहीं है। तो वो अपना जो दिफा था उसको यकीनी बनाना चाहता था, उसके बाद ही ये ईरान के ऊपर अटैक होना था। तो इस बुनियाद के ऊपर उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये नहीं होगा। बहरहाल अब ये जब ये हो गया है तो उसके बाद अगर आप देखें जो सूरत हाल है, सुबह को जैसे ही ईरान के ऊपर अटैक हुआ, ईरान ने फौरी तौर के ऊपर 125 जो मिसाइल्स थे वो इसराइल पे दाग दिए। उसमें से भी जेरूसलम पोस्ट और इजराइल टाइम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 90 के करीब इंटरसेप्ट हुए और बाकी कोई 30 जो मिसाइल्स थे वो इसराइली जो एयर इनकी थी हदूद उसमें दाखिल होने में कामयाब हो गए। तो इसका मतलब है कि जो इसराइल का दिफा है वो अभी भी मुकम्मल तौर के ऊपर वो मुकम्मल ये जो ईरानी मिसाइल्स हैं वो उससे बचे हुए नहीं हैं, और ये जो मिसाइल्स थे उनके सदरन इसराइल में भी और सेंट्रल इसराइल में भी टारगेट किया गया है। तो एक चीज़ तो ये है कि इससे वाज़े तौर के ऊपर दोनों फ्रीकैन, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका और इसराइल हो, ये दोनों मुकम्मल तौर पे। तो दोस्तों अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है, जिसमें ईरान के लीडर की मौत हो गई है और पाकिस्तान में पूरा डर का माहौल बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।